ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಥರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. अमित शाह जी नमस्कार. चुनाव के बारे में बाद में पूछूंगी, मुझे एक पर्सनली आपसे पूछना है. सुबह से मैं आपको देख रही हूँ और चुनाव के दिनों को भी देख रही हूँ, इतना एनर्जी कहाँ से आता है आपको? चुनाव होता है तो स्वाभाविक रूप से, और मैं तो चुनाव नहीं होता है तो भी इसी तरह से काम करता हूँ, देर रात तक काम करता रहता हूँ. मैसूर कर्नाटका के साथ साथ कर्नाटका के हर प्रांत आप गए हैं, हर प्रांत के लोगों को जान चुके हैं, उनके नब्ज जान चुके हैं. कर्नाटका क्या कह रहा है आपसे? देखिए, कर्नाटका में मुझे लगता है कि इस बार इस चुनाव के बाद कर्नाटक के पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों को अपने पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा. कर्नाटक की पॉलिटिक्स में अब तक बहुत ज़्यादा जाति के आधार पर पॉलिटिकल एनालिसिस होता रहा या बड़ी व्यक्तियों के आधार पर पॉलिटिकल एनालिसिस होता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के आधार पर पॉलिटिकल एनालिसिस हो. इस बार दो परिवर्तन आए हैं. 4 साल येदियुरप्पा और बसवराज जी की जो सरकार रही है, येदियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कर्नाटक सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को अनुभव किया. इसके कारण क्षेत्रीय जो सीमाएं थी वो टूटी है. जैसे पहले उत्तर कर्नाटक से मुख्यमंत्री आते थे तो उत्तर कर्नाटक का काम होता था, कोई मांड्या मैसूर से आता था तो वहीं के काम होते थे, कोई दक्षिण कर्नाटक से आता था तो उस जगह का विकास होता था. मोदी जी के नेतृत्व में समग्र कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर का इन जनरल विकास हुआ. तो क्षेत्रीय भावनाएं और विकास के लिए हमारा जनप्रतिनिधि होगा तो ही विकास होगा, वोट बनने देने का वो कारण एक निरस्त हो गया है. और दूसरी बात, कास्ट को मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों ने बहुत डाइल्यूट किया है. जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 लाख से ज़्यादा परिवारों को घर मिल चुका है, शहरी और गरीब दोनों मिलकर. जल जीवन मिशन में 43 लाख परिवारों को टैप वाटर पीने का पानी मिल रहा है. वहाँ की महिलाओं को अब सर पे घड़ा रखकर पानी लेने जाने की जरूरत नहीं है. शौचालय 48 लाख परिवारों को शौचालय मिल चुका है. 38 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिल चुका है. 4 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है और लगभग 1.38 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मिली. तो ये सारे जो अब तक कास्ट के आधार पर वोट करते थे, एक नई वोट बैंक जनरेट हुई है जो बेनिफिशियरी की वोट बैंक है. और ये दो चीजों ने, एक तो सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास जो कोई एक क्षेत्र का नहीं है, पूरे कर्नाटक का हुआ है. और दूसरा, गरीब को अपना जीवन स्तर उठाने का मौका मिला. इसके कारण कर्नाटक के परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पैरामीटर्स थे, उसमें इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. और ये दोनों चीजों की बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है. अमित शाह जी, आपने विथ लिस्ट आपने बताया कि कौन से क्षेत्रों में लोगों को इससे लाभ हुआ है. उसमें गैस सिलेंडर की बात आया तो बहुत सारे महिलाएं इस बीजेपी से रूठी हैं कि 400 थे, अब तो हमें 1200 देना पड़ेगा गैस की. मैं आपको बताता हूँ, हमने हमारे मैनिफेस्टो में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का हमने वादा किया है और हम देंगे भी. तो वैसे ही 30% रेट एवरेज कम हो जाते, एक महीने का एक गिने तो. परंतु गैस का जो अन्य विकल्प है, क्योंकि घर में चूल्हा तो जलाना ही है, तो लकड़ियां जलानी पड़ेगी, कंडे जलाने पड़ेंगे और केरोसिन लाना पड़ेगा. ये सारी चीजों को मिला लो तो 2200 रुपये से ज्यादा खर्च होता है. और धुआं महिला का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, आंख बिगाड़ता है, फेफड़ा बिगाड़ता है और घर के अंदर बाकी लोगों के भी स्वास्थ्य को खराब करता है. ये एडिशनल है. आप महिलाओं पर छोड़ दीजिए, महिलाओं को मालूम है कि क्या हुआ है. शायद आप
आपको खाना नहीं पकाना पड़ता होगा। नहीं, मैं हर रोज पकाती हूँ। मगर आप पहले से गैस पर पकाती होंगी। हाँ, वो तो है। अमित शाह जी, आप बेलगावी में हैं। कित्तूर कर्नाटका बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेस है, प्रांतीय है, लेकिन इस बार क्या वही सीट्स दोहराएंगे जो 2018 नहीं, वही में था? सीट नहीं दोहरेगी, हमारी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी जी। लक्ष्मण सवदी बाहर जा चुके हैं और शेट्टर ने तो ये कह दिया कि देखिए, गुजरात नहीं है कर्नाटका। निश्चित रूप से गुजरात नहीं है। मैं जानता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, और शेट्टर जी को भी मालूम है कि गुजरात नहीं है, कर्नाटक है। देश की भूगोल सबको मालूम है। परंतु मैं हुबरी की जनता को जानता हूँ, हुबरी के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ। मैं 9 साल से राष्ट्रीय राजनीति में हूँ। हुबरी ने कभी भी व्यक्ति को वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और आप मेरी बात रिकॉर्ड पर काउंटिंग के दिन बताना, शेट्टर जी के हारने का मार्जिन उनके जीतने के, लास्ट टाइम जीतने के मार्जिन से 2 गुना होगा। 2 गुना। और श्रीमान लक्ष्मण सवदी लास्ट टाइम भी चुनाव हार चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर से एमएलसी बनाया। 28 तक एमएलसी थे ही, 28 के तक का ये चुनाव है, तो फिर क्यों दूसरा कार्यकर्ता न लड़े? हमारे लिए कठिन नहीं था एक टिकट शेट्टर जी को देना या सवदी जी को देना, मगर पार्टी कुछ सिद्धांतों के आधार पर चलती है। जब शेट्टर जी ने स्वयं ही ये तय कर दिया कि मैं मुंबई के अंडर में मंत्री नहीं बनूंगा, हाँ। ये उनका फैसला था, तो सिर्फ एमएलए बनने के लिए कोई युवा कार्यकर्ता की करियर को क्यों रोक रहे हो आप? अब 6 बार एमएलए रह चुके, राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके, उप मुख्यमंत्री बन चुके, लीडर ऑपोजिशन रह चुके, और सिर्फ एमएलए बनने के लिए किसी का करियर रोकना वो पार्टी को ठीक नहीं लगता। इसलिए हमने एक फर्म डिसीजन लिया है। 75 न्यू फेसेस भाजपा इस बार कर्नाटका में इंट्रोड्यूस कर रही है, इसका इम्पैक्ट युवजनाओं पर कैसा होगा? देखिए, हर बार हम ये करते हैं। अब 6 बार की भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लिस्ट ला दीजिए, लगभग 60 से 85 के बीच में हमारी रेंज है बदलाव की। इस बार भी हुआ है, मैं नहीं मानता कुछ नया है। चुनाव के आखिरी पड़ाव पर 2 मुद्दे उभर कर आए हैं। एक है बजरंग दल, कांग्रेस कहती है कि हम बैन करेंगे अगर हम पावर में आएंगे तो। देखिए, कांग्रेस को पावर में ना आना है, ना बजरंग दल को उनको बैन करने का मौका मिलेगा। परंतु हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति को पॉल्यूट करना ही ठीक नहीं है। वो जवाब देना चाहते हैं कि पीएफआई को बैन करा तो माइनॉरिटी को खुश करने के लिए अब हम ये घोषणा कर दे। इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स को बिलीव नहीं करना चाहती, अब केरला स्टोरी को बिलीव नहीं करना चाहती, ये तुष्टीकरण कब तक चलेगा? देखिए, शुतुरमुर्ग वृत्ति है। समाज के अंदर, देश के अंदर जो वास्तविकता है, इसको आंख मूंद कर इससे दूर नहीं भाग सकते। उसको फेस करना होता है, इसका समाधान ढूंढना होता है, और इसकी बुरी असरों से जनता को बचाना होता है। और कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह जब आंधी आती है तो शुतुरमुर्ग अपना मुंह मिट्टी में डाल देता है और समझ देता है आंधी चली गई। ऐसे नहीं होता है, आंधी उसको बहा ले जाती है। समाज के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता है, इसके रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। दूसरा मुद्दा है कि कांग्रेस ऑलरेडी बीजेपी पे आरोप लगा चुका है कि 40% का सरकार है। अब नया आरोप है कि अगर भाजपा में सीएम स्थान चाहिए तो 2500 करोड़ देने चाहिए और मंत्री के स्थान के लिए 500 करोड़ देने चाहिए। देखिए, रत्नाल जी ने इसके लिए माफी मांग चुके हैं, मगर एक उनके ही मैनेजमेंट से छपे हुए प्रेस को एडवर्टाइज में कन्वर्ट कर कन्नडिगाओं को वो दिग्भ्रमित करना चाहते, तो कन्नडिगा को पहचानते नहीं है। मोदी जी फ्रीबीज के विरोध करते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रीबीज इंट्रोड्यूस करी है बीजेपी ने, जैसे सिलेंडर देना, सिरिधान्य देना। एक टेम्पररी फेज है विश्व के अंदर, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ और पहले कोरोना, इसके कारण गैस सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ा है, तो एक टेम्पररी राहत है, और ये फ्री बीज नहीं है। हमने जितनी भी योजनाएं करी है ये फ्री बीज नहीं है, क्योंकि हमने किसी को घर दिया है, फिर घर को मेंटेन उनको करना है। जैसे ही आपने कहा गैस दिया तो गैस उसको रिफिल कराना है, लाइट दी है तो बिल उनको भरना है, शौचालय दिया तो मेंटेन उनको करना है। तो हमने इनकी जीवन स्तर को उठाया है, इसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला है। हाँ।
ये दोनों में मूलभूत अंतर है। रिजर्वेशन को समझने के लिए एटलीस्ट 1 साल चाहिए लोगों को उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। हाँ, लेट ही हो गया है। धर्म के आधार पर जो यहाँ रिजर्वेशन था उसको हमें बहुत जल्दी रद्द करना चाहिए था, और मैं मानता हूँ हमसे थोड़ा लेट हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, 2008 में कुछ अलग ही मुद्दे थे, 2018 में अलग ही मुद्दे थे, फिर भी भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया। इस बार इतिहास रचेगी? जरूर इतिहास रचेंगे। हम हाफे मार्क से 15 सीट ज्यादा प्राप्त करेंगे कम से कम। सीएम कौन होंगे? सीएम तो पार्टी तय करेगी, अभी तो बॉम्बे जी है ही। आखिरी क्वेश्चन सर, आपके चाइल्डहुड में या किशोरावस्था में अब अगर आप राजनीति के बारे में सोचते थे तो कौन आपका रोल मॉडल था? देखिए, मैं इस प्रकार से कभी सोचा नहीं, मैं काम करते करते ही बड़ा हुआ। मैं तो पोस्टर लगाने वाला कार्य करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.